हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरना मुश्किल काम है और इस फन में महारत हासिल कर लेना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। हमारे आज के शो के मेहमान तंज़ो मज़ाक की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। हम बात करें गुले नौखेज़ अख्तर साहब की, जिनके घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अपने घर में वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम मिलेंगे उनके रिश्तेदारों से, उनके दोस्तों से, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी है, वो किस तरह के इंसान हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज़। थैंक यू। नौखेज़ साहब, आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। पैदा कहाँ हुए, तालीम कहाँ से हासिल की? अच्छा, ये मैं बताऊं कि मैं भी पैदा हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, आपके लिए इंकिशाफ होगा, आप शायद समझ रही हैं, मैं डाउनलोड हुआ हूँ। मैं भी पैदा हुआ, मुल्तान में पैदा हुआ, वहीं पे मेरी सारी एजुकेशन हुई, वहीं पे ये सिलसिला सारा शुरू हुआ लिखने लिखाने का। अच्छा। और बचपन का एक शौक़ था जो लिखने लिखाने का। ये शौक़ मेरा जुनून बना। यही जुनून मेरा क्या कह लें, पागलपन बना। यही पागलपन मेरी मजबूरी बना और यही मजबूरी मेरा पेशा बन गई। तो मुझे अब ऐसे लगता है जैसे मैं मुल्तान और लाहौर के दरमियान 30 साल हो गए मुझे लाहौर में। अच्छा। लेकिन मैं अब भी, अगर आप कहें तो मैं मुल्तानी हूँ। मैं अपने आप को क्लेम यही करता हूँ कि मैं मुल्तानी हूँ। एक नॉस्टैल्जिया होता है ना इंसान का, और फिर मुल्तान ने जितना मुझे प्यार दिया, लेकिन जाहिर बात है लाहौर ने मेरी ग्रूमिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। सो मैं लिखता ना तो लाहौर ना पहुँचता, और मुल्तान में ना होता तो शायद लिखना ही ना शुरू कर पाता। बचपन आपका कैसा था? कैसे बच्चे थे? बहुत बुरा बचपन था, बहुत बुरा। ये लोग जो कहते हैं ना जी बचपन बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। मैं घर में सबसे छोटा था। अच्छा। यानी हम 4 भाई और 3 बहनें। तो लाडले होंगे सबसे ज्यादा? लाडले तो थे, लेकिन उसका एक नुकसान भी होता है। जब आप छोटे भाई हैं तो आपको पता है फिर छोटे भाई का क्या काम होता है कि हर अहम गुफ्तगू में छोटे भाई को ये हुक्म होता था कि तुम जरा बाहर चले जाओ, हमने कोई अहम बात करनी। तो मुझे वालिद साहब से तो बहुत प्यार मिला, भाइयों से भी बहुत प्यार मिला, बहनों से तो आप पूछे ही ना, बहनों का कितना प्यार था। क्या और वालदा का तो जाहिर बात है होता ही है। लेकिन छोटा होने की वजह से मुझे बहुत सारे मसाइल का सामना रहा। वो मसाइल इस तरह के थे कि कोई अगर गाड़ी धोनी है या मोटरसाइकिल धोनी है तो वो बड़े भाइयों ने छोटे भाई को हुक्म देना है, तुम कर लो। हाँ, तुम कर लो। और अच्छा, कोई बेल होनी है तो छोटे को जाकर कहना कि चेक करो। किसी जगह कोई चीज़ मंगवानी है, कोई मेहमान आ गया, उसके लिए चीज़ तो छोटा जाए। कहीं अच्छी जगह, अच्छा महल्ले की जो खवातीन आती थी ना, खूबसूरत खवातीन आती थी, तो वो फिर यही होता था छोटे भाई ने। अच्छा, मुझे मेरे सीने में भी दिल था ना, मेरा भी दिल चाहता था यार आइए मैं भी तो बात करूं। तो मुझे उसके सामने वो हुक्म देते थे, जाओ तुम बोतल ले आओ, बाकी हम संभाल लेते हैं, हम गुफ्तगू कर लेते हैं। तो ये आपको पता है, ये दुख, ये दर्द जो बचपन का है, ये भुलाए नहीं भुला जा सकता। बड़ा दिल में रखा है आपने। नहीं, दिल में हर छोटे भाई का प्रॉब्लम। मैंने एक दौर में एक तंजीम बनाई जिसका नाम था अंजुमन छोटा भाई एसोसिएशन। अच्छा। और तंजीम क्या बनाई ऐसे शौक में, और उसमें छोटे भाइयों को दावत दी कि जो अपने बड़े भाइयों के मजालिम का शिकार है, मजालिम कौमा, तो वो इसमें आए। अच्छा। और बताएं कि उनके भाई क्या क्या उन पे जुल्म कर रहे हैं। छोटा होने के नाते ऐसा ही लगता है जैसे माँ बाप के अलावा हर बंदा ही आप पे जुल्म कर रहा है। सही। बड़े होने पे एहसास होता है आपको कि वो बहरहाल जब हम बड़े बनते हैं और हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब हमें एहसास होता है। उस वक्त हमारे बच्चों को यही शिकायत होती है, हमें बड़ा क्यों नहीं समझा जा रहा। ये जिंदगी के साथ साथ चलता है। अच्छा, आपका नाम भी बहुत शायराना किस्म का है, इसी क्या वजह? शायराना, ये मुझे कभी कभी लगता है मेरी नानी ने मुझसे इंतकाम लिया है, क्योंकि नानी से हमें बड़ा प्यार था। नानी ने ये नाम कहीं सुना था, और इसका मतलब है इस नाम का कोई शख्स पहले मौजूद था, क्योंकि नानी तो अनपढ़ थी, उन्हें तो मतलब नहीं पता था। तो इसका बेहतरीन जुमला एक बानो कुदसी आपा ने कहा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे,
वो एक दफ़ा कहने लगी कि नोखेज़ तुम्हारा नाम किसने रखा था? मैंने कहा मेरी नानी ने रखा था। कहने लगी वो पढ़ी लिखी खातून थी? मैंने कहा नहीं, अनपढ़ थी। कहने लगी ये हरकत कोई अनपढ़ औरत ही कर सकती जिसको नाम का मतलब नहीं पता। अच्छा, उसमें अब नाम का मतलब ये बना गुले नौखेज़ अख्तर, ताज़ा तरो ताज़ा खिला हुआ फूल। अब ये मैं किसी को बताता हूँ तो वो अब खुद उसका नाम बेशक तस्नीम हो, तो वो मुझे कहता है ये लड़की, नंबर 1 का ये लड़कियों वाला नाम है। नंबर 2 भी नाम के अंदर जो कुछ है वो शख्सियत में कहाँ गया? हाँ। अच्छा, वो मुझे जाहिर बात है उसे क्लियर करना पड़ता है कि भाई मैं क्या करूं। हमारे यहाँ तो यहाँ ये है कि जिन लोगों के नाम बहादुर हैं या किसी का नाम होगा गुल, तो कई लोगों का नाम है ना, तो क्या वो उनकी शख्सियत भूल जैसी है? हाँ। मुझे भी, मैंने कहा यार मुझे भी माफ कर दिया। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जब मुझे पहली दफा मिले, पढ़ते थे काफी अरसे से। अच्छा। तो वो मुझे मिले, कहने लगे यार मैं जब तक आपसे नहीं मिला था मैं आपको औरत समझता रहा हूँ। मैंने कहा जब तक मैं आपसे नहीं मिला था मैं आपको मर्द समझता रहा हूँ। तो देखें हम दोनों गलत साबित हुए। तो ये अपने मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह जमा कराने हो वहाँ पे मुझे अपने इस नाम का बड़ा फ़ायदा होता है। शनाख्ती कार्ड जमा कराना हो, कोई बे फॉर्म बनवाना हो, मैं अगर जाऊँ तो वहाँ ये होता है, वो ये समझते हैं शायद लड़की का भाई आया या किसी खातून का हस्बैंड आया है जिसका नाम गुले नौखेज़ अख्तर है। अच्छा। एयरपोर्ट्स पे भी कई दफ़ा हो जाता है, किसी ने बुलाया हुआ मीटिंग के लिए, वहाँ पे जब वो मेरा टिकट बना हुआ था मिसेस गुले नौखेज़ अख्तर बना हुआ तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई ये नाम रखें आप सामने, पूरी दुनिया में कोई ये पूरा नाम आपको मिलता है कहीं? हाँ। ये मैं हूँ, ये मेरी तस्वीर है, ये मेरे कॉलम्स हैं, ये मैं सब। लेकिन वो कहते हैं जी क्या करें, पता हमें चल गया कि आप नहीं है, मिसेज नहीं है आप, लेकिन हम क्या करें, टिकट इस नाम से कट चुके हैं। ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तंज़ो मज़ाक को ही क्यों आपने अपनाया? मैंने तंज़ो मज़ाक को शुरू में नहीं अपनाया। मैंने, मेरी पहली मोहब्बत थी शायरी। उदा हाल भी पहली मोहब्बत अलग होया है। तो वो जो पहली मोहब्बत होती है ना, वो बड़ा जुनूनी बंदा हो जाता है कि पता नहीं इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता फलाना। वो होती है दिल से। हाँ। और जो सही मोहब्बत होती है वो होती है दिमाग से। हाँ। जैसे इस एज में पहुंच के इंसान का, मैं समझता हूँ इस एज में बंदे को शादी करनी चाहिए। इस एज में बंदे का दिमाग बड़ा काम करता है, उसको मुख्तलिफ तजर्बात हो चुके होते हैं। सही, तो सही। मेरा आगाज़ था शायरी से मैंने आगाज़ किया। बहुत ज़्यादा मुशायरे पढ़े, जहाँ टट्ठे खूच भी मुशायरा होता सी यार यहाँ। लेकिन एक सतह पे जाके एहसास हुआ कि शायरी में इतने बड़े बड़े देव कामत नाम हैं, उनमें मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा। मेरा नंबर कोई बन रहा है, 105वीं सफ में जाके खड़ा होना पड़ रहा है। अच्छा, फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, और क्या हो सकता है? अच्छा, इसके अलावा अफसाना था। अफसाना मुझे बहुत पसंद, बहुत अफसाने लिखे, किताब है मेरी अफसानों की पूरी। अच्छा, ये अफसाना भी होगा, अफसाना निगार भी बहुत सारे हैं। तो कौन सा ऐसा मैदान है जो थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ है? आपको लगता है ना, ये अदब जो है, ये आप समझ लें, आपने ग्वाल मंडी में पार्किंग कर दी है, तो ग्वाल मंडी देखें, उसका हुजूम देखें, और वहां पे आप गाड़ी लेके जाएं और आपने पार्किंग की जगह तलाश करनी है साफ सुथरी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि दिमाग में ये आ गया कि यार ये बिल्कुल मिजाज जो है, यहाँ पार्किंग मिल सकती है। यहाँ और कोई आता भी नहीं। कुछ एरियाज होते हैं ना पार्किंग के ऐसे, जहाँ कहते हैं नहीं यार हमने नहीं उधर जाना, कोई गाड़ी चुरा के ले जाएगा ये। लेकिन ये मैदान खाली पड़ा था, तबीयत में भी शरारत मौजूद थी। सो इस मैदान की तरफ आया तो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया। ये तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मिज़ाह में इतनी कामयाबी अल्लाह ताला दे। तंज़ो मज़ाह की दुनिया में आपको यकीनन बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। लिटरेचर का जो शोबा है, जो हमारा अदबी माहौल है जी, वो सॉरी टू से अपने दोस्तों के साथ जो प्रोग्राम देख रहे होंगे इस बात की वो भी हिमायत करेंगे, खूनखार किस्म का एक माहौल है। हर शोबे में होती है खूनखारी, हर शोबे में होती है। मीडिया में आप देख लें, मीडिया में बहुत ज़्यादा है, बाकी और शोबों में बहुत ज़्यादा, प्रिंट मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। ठीक है। लेकिन जो लिटरेचर की है वो तो इंतहाई खूनखार लोग। खूनखार इन मानों में कि वहाँ कोई आपको कम से कम लिटरेचर में आपको नहीं कोई तस्लीम करता। आप शायर हैं, आप अफसाना निगार हैं, वहाँ आपसे मिलने वाले, वहाँ पे रवैया कुछ और होगा, बाद में आप उनका रवैया कुछ और होता है। लेकिन एक वक्त आता है जब आप इसमें यूज्ड टू हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार यही माहौल है, मुझे भी इसी माहौल में ढल जाना चाहिए। सो लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती थी। और मैं किस किस्म की लड़ाइयाँ जब बाकायदा लड़ाइयाँ, बाकायदा हाथ तो सोनमुख की जैसे कहते हैं ना, क्यों वो भाई, और लड़ाइयाँ बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। इतना हसद, इतनी जलन। हमारे एक लड़ाई तो बड़ी मशहूर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो वो शायर लड़ पड़े
किस बात पे? एक ने कहा ये मेरी जमीन में शेर कहा है तुमने, ये मेरी जमीन है। उसने कहा जी मेरी जमीन है। और जब 15 पे पुलिस बुलाई गई तो लोगों से पूछा गया भाई हुआ क्या? कहते कुछ जमीन का झगड़ा, समझ नहीं Oh my God! Oh my God! वो कौन सा टीवी शो या अफसाना था जो आपकी पहचान का बायस बना? मेरा ख्याल है मेरा एक नॉवेल, उसका नाम है टाएं टाएं फिश। ये नेट पे भी अवेलेबल है। ये बहुत ज्यादा पढ़ा गया। टाएं टाएं फिश मज़ाहिया नॉवेल है और बहुत ज्यादा पढ़ा गया। क्या सोच के ये नाम क्या सोच के? नाम मुझे कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा, सच्ची बात है, जब ये नावल ये 5 साल के अरसे में ये लिखा गया और नाम मुझे नहीं आ रहा था, तो हम एक दफ़ा दोस्त बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि यार ये तो सारी रात हम बैठे रहे हैं, नाम ज़हन में नहीं आया, ये तो ऐसा ही हो गया कि इतनी मेहनत के बावजूद भी सब टाइम टाइम फिश हो गया। तो मैंने कहा ये नाम अच्छा है, नाम अच्छा है, टाइम टाइम फिश ज़रा थोड़ा हटके है, सो इसी पे नाम रख लिया। ये बेसिकली एक आप समझ लें फिल्म की कहानी टाइप है कि किस तरह से गरीब घर का लड़का किस तरह से अमीर लोगों के दरमियान जाता है, वहाँ उसे उनके उठने बैठने, रिहाइश, उनके रहन सहन का नहीं अंदाज़ा, और बिल्कुल एक गरीब क्लास का लड़का जब अपर मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास से भी ऊपर ले जाए, आप बहुत अमीर फैमिली उसमें दिखाई है। तो ये इनका किस तरह से कन्फ्लिक्ट किस तरह से होता है और उसमें से मजाक किस तरह से क्रिएट होता है, ये उस नावल का था। और टीवी में आप कहें तो टीवी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने 11 साल ये लिखा। डार्लिंग, खालिद अब्बास डार साहब के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ का प्रोग्राम। डार्लिंग एक बड़ा शानदार प्रोग्राम था और सबसे बड़ी बात उसमें खालिद अब्बास डार, इतना बड़ा नाम हमारा, वो तो कहीं काम नहीं करते, हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया था, फिर 11 साल हमारा ये साथ चला। अच्छा। सोहेल अहमद साहब जो अजीज़ी बनते हैं, इनके साथ बहुत सारा मैंने काम किया। हमने 2 टॉक किया, हमने सोहेल क्लिनिक किया। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर मैंने कहीं किसी आर्टिस्ट के स्क्रिप्ट लिखे हैं तो वो सोहेल अहमद साहब है। वो भी एक शानदार शख्सियत के मालिक हैं, निहायत प्यार करने वाले। कितने बड़े आर्टिस्ट हैं ये मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर अमानुल्लाह साहब के साथ ये मज़ाकरात आप देखती होंगी, ये स्टार्ट ही मेरा किया हुआ है। तंज़ मज़ाक की बहुत सारी महफिलों में आपने शिरकत की होगी, कोई ऐसी महफिल, कोई ऐसा समा जो हमेशा आपको याद रह गया? एक सोसाइटी है, यस उसका नाम है, यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी। वो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं। आपने वायरल क्लिप्स में देखा होगा, वो जो अवाम मजहबी मसाइल पूछते हैं और ये इस किस्म के जो क्लिप्स, ये उन्हीं की उसमें शाम मिजाज से वायरल हुए। मुझे देखिए मिजाज का मज़ा ही उस वक्त आता है जब उसको समझने वाले लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद हों और उनके फेफड़े भी सलामत हों। सही। तो हमें मज़ा आता है जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बच्चे हैं, तरोताज़ा हैं, उनके अंदर एनर्जी है और वो कहका लगाने की सलाहियत रखते हैं। अदरवाइज तो उनका, मैं आपको बता रहा हूँ, यस वालों का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। जब आपको कहा जाता है कि फ़लाँ जगह पे शाम मिज़ाह है तो आप घर से ही मूड बना के निकलते हैं कि आज हमने हंसना है। इसी तरह लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन जो है, इनका भी जो शाम मिज़ाह होती हैं बड़ी शानदार होती हैं। अच्छा। डॉक्टर आयशा अजीम वहाँ अरेंज करती हैं, खुद भी बड़ी अच्छी मिज़ाह निगार और वहाँ भी बड़ा शानदार फंक्शन देती है। और हमें मज़ा आता है जब ऑडियंस आपकी बात को समझते हैं और कन्वे होती है उन तक, और फिर एक बेसाख्ता कहका निकलता है। एक बेसाख्ता कहका एक तयशुदा कहके से कहीं अफजल होता है। बेशक। तंज़ मिज़ाज से भरपूर कॉलम आपका मर्दाना ख्वाहिश है, इस बारे में आप हमें बताइए, क्या सोच के नाम और कैसे आपने इसको तख्लीक किया? तंज़ है इसमें, सटायर है कि बीइंग अ मर्द, मुझ में और हर मर्द की क्या ख्वाहिशें हो सकती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, उसके कुछ जुमले मुझे याद हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा क्या मर्दों की ये ख्वाहिश नहीं होती। मसलन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी एक ऐसी गर्लफ्रेंड हो जो साल में 3 दफ़ा मेरी सालगिरह मनाए, अपनी जेब से मुझे खाना खिलाए, मेरे लिए हर वक्त उदास रहा करे, उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन सेवर में मेरी तस्वीर लगाई हुई हो, मैं उससे ना मिलने जाऊं तो वो रोती रहे सारा दिन, वो पीर बाबे के पास जाए, हर वक्त मुझे मनाए, मेरे नाम उसने रखे हुए हैं शहजादा, चार्मिंग, डैशिंग, उसे आर्नल्ड वगैरह से नफरत होनी चाहिए, उसे हर गोरा बंदा नापसंद होना चाहिए, उसके ख्वाबों में सिर्फ मैं आऊँ
और मैं अगर किसी दिन उसे कहूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ तो वो समझ जाए कि मुझे 1500 रुपए की बड़ी ज़रूरत है। ये सारा कॉलम इसी तरह था। हाँ। कि नॉर्मली आम तौर पे बंदों के जहनों में अगर किसी से आप पूछें कि मैं गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए तो उनके जहन में यही आता है कि यार हम बस ऐसी हो, अमीर लड़की हो और बाप के 8-10 प्लाजे हों उसके, वो हर वक्त आपको जुकाम भी हो तो वो आपको इलाज कराने के लिए अमेरिका ले जाए। अच्छा, जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो यादगार हो? मेरी तो जिंदगी सारी भरी पड़ी है यादगार वाकया से। एक वाकया जो मैं इतना मज़ेदार है कि मैं कई जगह उसे सुना चुका हूँ, फिर भी उसकी फरमाइश आ जाती है, मैं आपको भी सुनाता हूँ। मुल्तान के दौर में जब मैं लिखा करता था, हो गए अब लिखते हुए 30-35 साल हो गए, उस वक्त ना फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था, ना इंटरनेट था, ख़त होते थे। अच्छा, मेरी तहरीरें जब लगती थी तो साथ तस्वीर नहीं लगती थी, नाम लिखा हुआ था। अच्छा। अखबारों में। अच्छा। पिंडी के कोई साहब थे, वो मेरी तहरीरें पढ़ते होते थे, वो समझे मैं लड़की हूँ। उन्होंने एक दफ़ा मुझे ख़त लिखा, ख़त आते रहते थे, उन्होंने ख़त लिखा, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? मैंने कहा हो सकती है, क्योंकि इस जुमले में तो नहीं जाहिर हो रहा कि वो मुझे लड़की समझ रहे हैं। मैंने कहा हो सकती है। अच्छा, जो मैंने जुमला लिखा उसमें से भी जाहिर नहीं हो रहा कि मैं लड़की हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब आपके कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं ना। हाँ हाँ। उन्होंने मुझे खत लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। इत्तेफाक देखें कि उनके किसी भी जुमले में ऐसा जाहिर नहीं होता था वो मुझे लड़की समझ रहे हैं, और उससे भी बड़ा इत्तेफाक कि मेरे भी किसी जुमले से ये कोई मुज़क्कर मुअन्नस वाज़े नहीं हो रहा था। उन्होंने खत लिखने क्या हो रहा है, नॉर्मल सा सवाल है। मैंने कहा बस लिखना लिखाना चल रहा है, और आप सुनाएं क्या हाल है। फिर उनका खत आ जाना, आजकल सर्दी नहीं हो गई, आपको खाने में क्या पसंद है। मैंने भी जवाब दे देना। एक दफ़ा ये हुआ कि उनके 3-4 खत आए तो मेरी तरफ से जवाब देने में थोड़ी ताख़ीर हुई, यानी उनके 3-4 खत आ गए थे, मैं टाइम पे जवाब नहीं दे सका। उनका खत आया जिसमें एक निहायत भयानक जुमला लिखा हुआ था, और वो जुमला ये था कि तुम नखरे बहुत करती हो। ये पहला जुमला था जिसमें मुझे वाज़े हुआ कि ये मुझे वो लड़की समझ आ गई मुझे क्या हुआ है। रमज़ान के दिन थे, उस दौर में हम यंग लड़के जो सारे थे वो अपनी शेव बढ़ा लेते थे। अच्छा। और 27वीं गिरात शेव किया करते थे। तो मेरी शेव बढ़ी हुई थी काफ़ी सारी, लगभग दाढ़ी जितनी। तो मैं उसी हालत में उठ के वहाँ गया स्टूडियो, एक तस्वीर बनवाई, तस्वीर के पीछे अपना नाम लिखा, और उनको मैंने खत में सिर्फ तस्वीर डाल के पीछे नाम लिखा, भेज दिया। उनका जवाब मुझे आया जी अर्जेंट मेल से। अर्जेंट मेल आज भी शायद चलती है कि वो 2-3 दिन के अंदर ही आपको जवाब आ जाता है, या वेरी नेक्स्ट डे। तो उनका जवाब आया, खत खोला, एक लाइन थी उसमें, वो लाइन नहीं मुझे भूलती। उसमें लिखा था, सूफी तेरा कख ना रवे, मैं ते मां नू भी राजी कर लिया सी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ निकाह मसनूना पढ़ाने के चक्कर में थे। ओह माय गॉड। तो इस तरह के वाकयात तो भरे पड़े हैं लाइफ में, लेकिन ये वो वाकया है जो मैं जब भी मुझे याद आता है, अब वो पता नहीं कहाँ होंगे और प्रोग्राम देखें या किसी जगह मुझे सुनते होंगे, तो उनके ज़हन में वो सारी दुख, दर्द और नफरत बिल्कुल ताज़ा हो जाती होगी। बिल्कुल आती होगी, बिल्कुल। आपकी एक तहरीर है वो जो बड़ी वायरल भी है, लोगों के जहनों में बड़े मजहबी किस्म के सवाल पाए जाते हैं, उसके बारे में बताइए। ये मैगजीन्स जो आते हैं इनमें देखा होगा, लोग अपने मजहबी सवालात पूछते हैं। उसमें मैंने सवालात पढ़े और उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई। ये एक मेरा कॉलम था, ये मसाइल तसव्वुफ उस कॉलम का नाम, नेट पे है मौजूद। उसमें क्या हुआ कि मैं सुबह उठाऊं तो मुझे मेरे एक महल्लेदार आए, उन्होंने कहा जी, उनके हाथ में एक प्लेट थी, तो उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाई, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी माशाल्लाह क्या है इसमें? कहने लगे खुद चेक करें। मैंने वो खोली तो उसमें हलीम थी। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा जी बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मज़ेदार हलीम लग रही है। कहने लगे नहीं, हलीम नहीं कहना, दलीम कहें। हाँ लेकिन मैंने कहा ये तो हलीम है। कहने लगे यार फिर वो आप बात करें, दलीम कहें, हलीम नहीं कहना चाहिए। मैं अब समझ गया वो क्या कहना चाह रहे। मैंने कहा जी आप शेव करते हैं? कहने लगे हाँ। मैंने कहा कितने दिनों बाद करते हैं? कहने लगे मैं 2-3 दिन बाद करता हूँ। मैंने कहा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं? कहने लगे पहले मैं शेविंग क्रीम लगाता हूँ। मैंने कहा क्या लगाते हैं? कहने लगे शेविंग क्रीम। जो थोड़ी देर सोचते रहे, फिर खुद ही चुप कर गए। मैंने कहा शेविंग क्रीम भी नहीं कहना चाहिए, उसमें क्रीम आ रहा है। आइसक्रीम भी नहीं कहना चाहिए।
इवन उबर करीम भी नहीं कहना चाहिए। हमारा मकसद ये थोड़ा होता है कि हम उससे किसी चीज को रिलेट कर रहे हैं, ये नाम है, रिलेट कर रहे हैं। तो वही मसाइल फिर मैंने लिखे जो लोग उन अखबारात में एक दूसरे से पूछते हैं। मसलन कि मैं एक ऐसे दफ्तर में काम करता हूँ, ये सवालात मैंने पढ़े हैं बाकायदा जब मैंने कॉलम में लिखे। एक साहब ने लिखा कि मौलाना साहब मैं एक ऐसे दफ्तर में काम करता हूँ जहाँ ख़वातीन भी काम करती हैं, वहाँ अक्सर किसी खातून का टूटा हुआ बाल किसी सोफे या कुर्सी पर नज़र आ जाता है। मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसे किसी सोफे या कुर्सी पर हम अनजाने में बैठ जाए तो क्या इससे निकाह तो नहीं टूट जाता? ओह माय गॉड। फिर एक और सवाल सुनिए कि मैं वैसे तो हर काम दाएं हाथ से करता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाते हुए मजबूरन बाएं हाथ से गियर लगाना पड़ता है, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लोग ये सवाल देखे कि हमारे घर में अक्सर मिक्स सब्जी पकाई जाती है, आलू मटर वगैरह मिक्स कर, तो क्या हम मिलावट के मुर्तकिब तो नहीं करार पाते? ठीक है। अब अच्छा, ये कौन लोग मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में अक्सर कोई दोस्त कोई बेहुदा मैसेज को वीडियो भेज देता है, मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। तो मौलाना साहब बताइए कि मोबाइल को पाक कैसे किया जाए? अब ये जो सवालात हैं लोगों, आप किस दिन देख लें, किस दिन खोल के देख लें, लोगों ने लिखा हुआ था जी मौलाना साहब यतीम का माल किस हद तक खाया जा सकता है, ला हौला वला कुव्वत। यानी आप उसमें, और उससे आपको ये भी समझ आ रही है कि सवाल भेजने वाला असल में माल खाने के चक्कर में है। जी, तो इस किस्म के सवालात ये मैंने उसमें शामिल किया, और इत्तेफाक की बात कि लोगों को इतना पसंद आए। कोरोना के दिनों में 2 चीजें वायरल हुई हैं, एक कोरोना और दूसरा वो क्लिप। हर जगह मैंने वो देखा, और उससे मुझे खुशी ये हुई, ना ये मजहब पे तंज था, ना ये किसी की जात पे तंज था, ये एक खास मेंटेलिटी के हामिल लोग, बेअक्ली कहूँगा, जो इस किस्म के सवालात करते हैं, और उसका रिस्पांस ये मिला कि मुझे हर तरफ से कह के और खुशियां नजर आई लोगों के चेहरों पर। नोखेज अख्तर साहब ने अपने बेटे के हमराह दोपहर का खाना खाया। आप अपने फादर से कितना इंस्पायर हैं? मैं अपने फादर से ज़ाहिर बात है बहुत इंस्पायर हुई, मेरे आइडियल हैं बहुत। कैसी रिलेशनशिप रही है बचपन से लेके अब तक? ये एज अ फादर कम एज अ फ्रेंड ज़्यादा है, यानी कि मेरे भी फ्रेंड है और मेरे दोस्तों के भी फ्रेंड है। मैं अब्बू से कोई बात कर रहा हूँ तो अपने दोस्तों की अब्बू ना बस सारी ला रहे होते हैं, और मुझे पता चल जाता है कि इनको मेरे से पहले ही पता है, मेरे दोस्त पहले ही इनसे कोई बात कर चुके हैं। मैं वहाँ से वैसे ही हो जाता हूँ, ठीक है आपको पता है। अताउल हक कासमी साहब से मिलने के लिए रवाना हुए। आपको आपकी फैमिली में किसने सबसे ज़्यादा आपके काम में सपोर्ट किया? मेरे वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद मैं समझता हूँ मेरी बहन जो है, छोटी बहन मेरी शाहीन, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यानी वो जब मैं लिखता था तो वो मुझे बच्चों के अखबारों में जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो उसने मुझे अखबार ला के देने, उसने मुझे दिखाना कि ये तुम्हारी तहरीर लगी हुई है, उसने मुझे ये छोटे छोटे शेर लिख के देने, उसने मुझे बताना कि इस तरह से करो। और आज भी मेरा उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, सारी बहनों से प्यार है, उससे थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा है कि वो मेरे इस काम को समझती है, ये लिखना लिखाना। और मैं समझता हूँ आज अगर वो उसको लिखने का मौका मिला होता, उसने लिखा होता, तो आज वो माशाल्लाह आप भी स्टार्ट करे तो बहुत अच्छी अदीबा बन सकती है। लेकिन वो अब अपने चूँकि बाल बच्चे हो गए हैं तो अपनी घरेलू लाइफ में बिजी है, उसकी मुझे बहुत सपोर्ट रही। अदब की दुनिया की तो हमने बात की, आपसे सवाल भी किया। आप ये बताइए कि आपके ख़ानदान में किस शख्सियत ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया? मेरी फैमिली में मेरी बड़ी बहन थी जिनकी डेथ हो चुकी है, फौजिया उनका नाम था। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उन्होंने यूँ समझ लीजिए कि एक माँ की तरह से उन्होंने ख्याल रखा। कितना एज डिफरेंस था आपका आपकी बड़ी बहन से? तकरीबन कोई था 15 साल का डिफरेंस था। अच्छा। लेकिन उसके बाद और उसके होते हुए भी, लेकिन खसूसन उसके बाद ये जो छोटी बहन है, जो बहनों में छोटी है, लेकिन मुझसे छोटी नहीं, बहनों में छोटी है, शाहीना, उसने बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल भी रखा और प्यार भी दिया, और उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसने बड़ा हर लम्हे पे जो लिखने लिखाने का मरहला है उस पर बड़ा साथ दिया।
आप उस्ताद हैं, ये आपके शागिर्द हैं। उस्ताद किन मानों में कहा आपने? आप महान हैं। मैंने आपको इस मानों में कहा है। अच्छा। और ये आपके शागिर्द कैसे शागिर्द? शागिर्द नहीं, मेरा हम असर है ये आपके हम असर हैं। क्या बात है, कैसे हैं ये? अब पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों में से है और जाहिर है कि मैं लिखने वाला हूँ तो जो मेरे दोस्त हैं जिनसे ज़्यादा प्यार है वो भी कोई लिखने वाला ही होगा। ऊपर से इसका भी शोबा जो है मिज़ाह है और मेरा शोबा भी मिज़ाह है और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त जो मिज़ाह लिखा जा रहा है, जितने नौजवान और उदेड़ उमर और दूसरे लोग भी जो लिख रहे हैं, उनमें से सबसे अव्वल नंबर जो है वो गुले नुखेज़ अख्तर का है। ये तो हो गया। और यानी ये पढ़ते हुए तहरीर, यानी किसी को जो मिज़ाह लिखता हो खुद, उसे हंसाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं मिज़ाह लिखता हूँ, इसकी तहरीर पढ़ के मैं बेख्तियार हंस पड़ता हूँ मैं, और बहुत खुशी होती है मुझे उस वक्त। और ये तो हुई ना इसकी राइटिंग। फिर अच्छा, फिर इसमें ये है, इसमें एक सिफ्त मेरे वाली भी आई है इसमें। कौन सी? वो ये कि मैंने भी जिंदगी में खुद को कभी कुछ नहीं समझा। बहुत सारी रिफ़तें पा के भी फिर भी मैं यही समझता रहा कि यार मैं हैरान हूँ, लोग मुझे क्यों इतना बड़ा समझते हैं वगैरह वगैरह। नुखेज़ माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ऊपर आया है और इसके पुराने दोस्त अब भी वही हैं, नए दोस्त भी हैं, लेकिन इसने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि हम शुमा दीगरे ने, ये कभी नहीं समझा इसने। इनकी तंज़ो मिज़ाह निगारी में आपको कौन सा कालम, अफसाना, क्रिएटिविटी, इनकी कोई तख्लीक, कोई बात, कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप सराहते हैं, आपको पसंद है? मुझे ये पूरा पैकेज अच्छा लगता है। पूरा पैकेज अच्छा है, वो तो है। वैसे अपना जो मिज़ाह की, मैं इसमें एक बात बताऊँ, मुझे मिज़ाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें कोई मैसेज भी हो। मैं इसे कई दफ़ा मैंने कहा था, लेकिन मैंने गौर किया कि मेरे कहे बगैर ही इसके यहाँ वो मैसेज पाया जाता है। चुनांचे इसका एक थानेदार के हवाले से एक कॉलम है, एक है पुलिस मुल्क पर कब्जा कर लेती है। तो आप पढ़ते जाएंगे, हंसते जाएंगे, हंसते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लेकिन पता चलेगा ये हमारे मुल्क का अलमिया है जो ये हंसते हुए बयान कर रहा था आपको, कि पूरा अलमिया भी वो आपके जहन में आ जाता है, पूरी तरह समझ आ जाती है, इसका सिंबलिज्म भी समझ आ जाता है कि इसका इशारा है किस तरफ। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी। एक और है, उसका नाम है यासिर पीरजादा। मैं उसको बाकायदा मिज़ाह निगार नहीं मैं कहता, वो तंज निगार है और दरमियान में चुटकुले छोड़ता है वो बड़े। और चुनाचे सबसे बड़ी बात तो ये है कि माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा। और वो अपने कॉलमों में भी अपना इल्म जो है वो इस तरह समोता है कि जैसे अगर अच्छा खाना पका हो ना, तो मसाला रचा बसा हो तो ये नहीं पता चलता इसमें मसाले का क्या है, लेकिन अगर आप खाना पूरा पका लें और बाद में ऊपर मसाला छिड़क दें तो वो तो इल्म का भी यही होता है मामला। यासिर जो है वो अपना इल्म लाता है उसमें, लेकिन वो आपके चेहरे पे साथ साथ स्माइल भी लाता जाता है। अपने दरीना दोस्त यासिर पीरजादा से मिलने उनके घर पहुंचे। आपकी जिंदगी में दोस्तों की कितनी अहमियत है? दोस्त ही मेरी जिंदगी है। हाँ, सच्ची बात है, दोस्तों की वजह से ही मैं इस मुकाम पर हूँ। मेरे 4 दोस्त हैं जी, कैटेगरीज 4 दोस्तों की है। एक वो हैं जो जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, एक वो हैं जिनका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से है, एक वो हैं जो शायर हैं, अदीब हैं, लिटरेचर से ताल्लुक है, और एक वो हैं जिनका इन तीनों डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। यानी वो मेरे दोस्त हैं, वो पुराने दोस्त हैं, बस ना वो शायर हैं ना सहाफ़ी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये चारों जो मेरे दोस्तों की कैटेगरीज हैं, इन चारों के साथ मोहब्बत का रिश्ता, मिलना मिलाना बरकरार रहे। और दोस्तों के बगैर तो सच्ची बात है, मेरे जैसा बंदा जिसने कासमी साहब से जो इंस्पायर हो, और कासमी साहब भी आपने देखा होगा, वो दोस्तों के बगैर नहीं रहते, और मेरी भी दोस्तों के बगैर किसी किस्म की कोई लाइफ नहीं है। अपनी मसरूफियात में से अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए आप किस तरह से वक्त निकालते हैं? आज सच्ची बात कहूँ कि सबसे बड़ा अगर किसी ने कंप्रोमाइज़ किया तो वो मेरी वाइफ है। उसने यानी किसी मुकाम पर मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं को बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या मेरी वजह से घर में थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है बच्चों को,
उसने पूरी तरह से घर संभाला, नहायत शानदार तरीके से, नहायत अच्छे तरीके से। कुक वो बहुत अच्छी है, यानी आप हैरान होंगे, कॉन्टिनेंटल और इटालियन और देसी खाने शानदार वो बनाती है। और मेरे इख्तियार में जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर जाऊँ, बच्चों को टाइम दूँ, और वो क्वालिटी टाइम होता है। मीन्स कि अगर मैं घर में हूँ और मैं बच्चों के पास हूँ तो फिर मैं कोई ना मोबाइल सुनता हूँ, ना मैं फेसबुक खोलता हूँ, मोबाइल में ऑफ़ कर देता हूँ, वो सारा टाइम उनके लिए होता है। आपने अपने कॉलम में कहा था कि ये बहुत अच्छे शौहर हैं, अब ये बात आपको कैसे पता चली? वो ऐसे पता चली कि जब भी हम दोस्तों की मौजूदगी में भाभी का फ़ोन आता है ना, तो इतने मतलब मुअद्दब हो के और शीरीं लहजे में उनसे ये गुफ्तगू करते हैं। मैंने बहुत कम शौहरों को ऐसे देखा है। और सच्ची बात है कि जो बात मैं उसमें नहीं लिख सका वो ये है कि ये तो अच्छे शौहर हैं ही हैं, लेकिन वो जो भाभी हमारी वो जन्नती औरत हैं। इनका तो नहीं मैं कह सकता, उनका मुझे है कि वो जन्नती औरत मेरी वजह से बहुत ही मतलब कि यानी मैं समझता हूँ कि ही इज़ लकी कि वो इनको उस तरह की बीवी मिली हैं जो बहुत ही खिदमत गुजार और बहुत ही जन्नती औरत हैं वो। आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? हाँ, बस ये क्लीशे सा है, यानी कि बाज़ औक़ात नहीं भी होता। हाँ, तो वो औरतें भी तो कामयाब होती हैं ना ज़िंदगी में, तो फिर उनके पीछे क्या औरतों के ही हाथ होते हैं। सही। तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये बस ऐसे ही एक बात सी बनी हुई है, इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं। मैं ज़रा कुछ रियल दुनिया में रहने वाला इंसान हूँ, और इसलिए मैं इस तरह की बातों को जब तक उनकी बखूबी पड़ताल ना कर लूँ तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेरे सामने इनके केस में क्या कहेंगे आप? इनके केस में तो मैंने आपको बताया ना कि इनकी ये एक हद तक आपकी बात ठीक है कि वो उनका हाथ बिल्कुल है इनकी कामयाबी में, इस हवाले से कि वो जो सपोर्ट उन्होंने दी है भाभी ने वो बहुत ज़्यादा है इनको। पर लेकिन इनकी जो अपनी कामयाबी है वो तो इनकी अपनी क्रिएटिविटी की वजह से है। वो एक अलग एक एस्पेक्ट है कि जिस तरह ये एक तख्लीकी मिज़ाज निगार हैं, जिस तरह ये एक अपना लिखते हैं और ड्रामे लिखते हैं, वो ज़ाहिर है वो इनका अपना एक टैलेंट है, अपना एक हुनर है। दोस्त कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद मेरी इतनी बेतकल्फ़ी किसी से भी नहीं है जितनी इनके साथ है। और मेरे दोस्त वैसे ही बहुत कम है, 3 4 5 हैं, इससे ज़्यादा दोस्त होते ही कम है वैसे तो। किसको कहेंगे दोस्त? होता कौन है, बनता कौन है आखिर? मेरा ख्याल है वो होता है ना जिससे आप हर बात कर सकें बग़ैर लगी लिपटी के, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, और बग़ैर किसी खौफ के कि ये मुझे किस तरह जज करेगा इस बात पे। मेरा ख्याल है वो दोस्त होता है। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में 4 5 भी हों तो बहुत होते हैं। जो लोग कहते हैं ना मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, 10 12 15, वो दोस्त नहीं होते बेसिकली। वो जानने वाले होते हैं, कोई क्लास वाला होता है पुराना, कोई प्रोफेशनली आपका आपसे कुलीग होता है, दोस्त नहीं होते वो एक्चुअली। शाम की चाय अपने दोस्त यासिर पीरजादा साहब के साथ पी। आम जिंदगी में आप किस तरह के इंसान हैं? वाकई मिजाज से भरपूर हैं, खुश तबीयत हैं, खुश मिजाज हैं, या संजीदा तबीयत हैं? मैं हंसने हंसाने वाला बंदा हूँ, और मुझे मज़ा आता है। मुझे हंसते हुए लोग, कहका लगाते हुए लोग, मुस्कुराते हुए लोग अच्छे लगते हैं। सो मैं आम जिंदगी में भी एक शरारती इंसान हूँ, इस एज में भी मैं शरारती इंसान हूँ। और जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे स्टाफ हैं, वो इस बात को बेहतर जानते हैं। मेरा ख्याल है कि हंसते मुस्कुराते हुए हम जब कोई काम किसी से करवाते हैं या मिलते हैं, उसका भी स्ट्रेस कम होता है, हमारा अपना भी स्ट्रेस कम होता है। और फिर मुझ जैसे बंदे से मिलते हुए वैसे भी कोई फ़ैन होते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि ये बंदा अगर दूसरों को हंसाता है तो अमली ज़िंदगी में कैसा होगा। वरना अदरवाइज़ आप देखें हमारे जो ज़्यादा जो एक्टर्स हैं, जो मज़ाहिया अदाकारी करते हैं, जो कॉमेडियन हैं, उनसे आप मिलें तो अमली ज़िंदगी में वो इंतहाई करख्त साबित होते हैं। तो मुझे हाँ ऐसा है, अक्सर ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे है। तो मुझे ये है कि मैं कॉमेडियन तो नहीं, मैं मिजाज निगार हूँ, तो कम से कम मिलते हुए अगर मैं एक शगुफ्ता जुमला और एक शरारती जुमला मैं लिखता हूँ तो मेरे मिलने वालों को ये एहसास ना हो कि वो किसी की बोर तरीन बंदे से मिलकर आए। और बोर तरीन बंदों से बाय द वे मेरी बनती भी नहीं है।
अपने दोस्त अजमल शाहदीन से मिलने के लिए उनके कॉलेज लाहौर स्कूल ऑफ लॉ पहुंचे और उनसे मुलाकात की। अपनी बहन के घर के लिए रवाना हुए। आप ये बताइए कि नौखेज़, आपके छोटे भाई किस तरह के भाई थे जब ये छोटे थे, और आपने इनको ग्रो करते हुए अब तक कैसे देखा है? नौखेज़ मेरा सबसे छोटा भाई है, लेकिन ये बचपन में बहुत शरारती था, और जैसे जैसे ये बड़ा हुआ और इसने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की, उसके बाद ये लाहौर में आ गया। यहाँ आके अपने इसने कैरियर का आगाज़ किया और अल्लाह ताला ने इसको कामयाबियाँ भी दी, लेकिन इसने मज़ाक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, और मज़ाक की इसने मुख्तलिफ़ बुक्स वगैरह लिखी हैं जो बहुत अच्छी हैं, हमारे बच्चों ने भी पढ़ी हैं, हमने भी पढ़ी हैं, तो हमें बहुत मज़ा आया उसमें। और बच्चे इसके साथ इतना ज़्यादा खुश होते हैं। अगर हमारे किसी घर में कोई परेशानी होती है कोई, तो ये वहाँ पे जाता है तो ये ऐसा फील होता है कि ये सबको हंसा देता है। आप मुझे ये बताइए कि आप कब से इनको जानते हैं? पहली बार आप जब मिले थे कहाँ मिले थे, और एक रिश्तेदार के तौर पर छोटे भाइयों की तरह आपने इन्हें किस तरह का पाया है? जी, मैं पहली दफ़ा इनको मिला हूँ, मेरा ख्याल है आज से अराउंड कुछ 34 साल पहले, और उस वक्त भी बेबी की शेप में था, और उस वक्त भी लाडला था, प्यारा था, और आई एम श्योर बहुत अच्छा था। और चूँकि छोटे था उस वक्त, और मैं माशाल्लाह उस वक्त फ़ौज में आ चुका था। अच्छा। तो बड़ा था, तो ये सबसे छोटा था और लाडला था। आपका कॉलम है तलाकनामा, तो उसमें आप बताइए, इसमें औरत की तज़हीक की गई है, नहीं की गई है, किस बारे में है? तज़हीक नहीं की गई, ये एक तंज़ है। मेरी कॉलमों की एक सीरीज़ है जिसमें है थानेदार के नाम खतूत, दरखास्तें थानेदार के नाम। उसमें जो शख्स दरखास्तें दे रहा है बेसिकली वही कल्प्रेट है, लेकिन उसका अंदाज़ ऐसा है कि वो थानेदार को बता रहा है कि मैं सही हूँ और जिसके ख़िलाफ़ मैं दरखास्त दे रहा हूँ वो गलत है। इसी तरह इस तलाकनामे में भी जो शख्स बीवी को तलाक दे रहा है और उसकी खामियां बयान कर रहा है, वो असल में उसकी अपनी खामियां हैं। वो सारा तंज उसके ऊपर है जो मर्द तलाक दे रहा है। किस चीज़ से आपने इंस्पायर होकर लिखा था ये मजाक की एक नई कैटेगरी। आपको ना हमें मौजूआत देखने होते हैं ना, कि एक इंसान अगर जैसे होता है सवाल, आप सवालनामा जो पर्चा आता है आपको इम्तिहानात में, उसको आप मज़ाही अंदाज में लिख लेते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को मज़ाही अंदाज में लिख जाते हैं कि बीवी को ख़त कैसे लिखा जाता है। माशरती बुराई है तो जिसको एक बड़े प्यारे और बड़े मिजाह के अंदाज में वही शुरू वाली बात कान इस तरफ से पकड़ा, दूसरी तरफ वही बात। अब तलाकनामा के जो जुमले हैं वो आप सुन लीजिए। उसमें से कुछ जुमले जो मुझे याद हैं, यानी शौहर अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है और उसने लिखा तलाकनामे में कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, हमारा मैच नहीं बनता। वैसे तो मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अब्बा जी जिस घर में सफ़ेदी करने जाते थे वहाँ एक से एक बड़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत लड़की पड़ी थी। तो तुम्हें तलाक देने के बाद, ये उस कॉलम की लाइनें हैं, तुम्हें तलाक देने के बाद मैं एक ऐसे मुल्क में जा रहा हूँ जहाँ मेरा मुस्तकबिल निखर जाएगा। मुझे एक एजेंट ने बताया कि आप जिस मुल्क में मैं आपको भेज रहा हूँ उसका $1 $1600 के बराबर है। तो अनकरीब तुम्हें मर्सिडीज़ बेंज में बैठी हुई अपनी तस्वीर भेजूँगा, असलम यहूदी एथोपिया। तो अब इसमें आप देखें कि यानी ख़ुद उसको नहीं पता कि वो जाहिल इंसान क्या कर रहा है, तो वो बीवी से जो कुछ तलाकनामे में जो डिमांड कर रहा है या जिस किस्म की उसकी शिकायतें हैं, बुनियादी तौर पर तो वो ख़ुद अपने आप को कल्प्रेट साबित कर रहा है कि मुझ में ये खामियां हैं, मैं जाहिल हूँ जो एथोपिया को एक ऐसा मुल्क समझ रहा हूँ जहाँ पे $1600 के बराबर है जिसका $1। ये उस कॉलम का मौजूद था। बेहतरीन। कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात जो दिल में हो, आप चाहते हैं पूरी? मैंने बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन और भरपूर लाइफ गुजारी है। मुझे अपनी लाइफ का मज़ा आया। मुझे इस तरह की जितनी भी, अगर अल्लाह ताला ने कोई ज़िंदगी और अता की होती तो मैं यही कहता कि ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं एक अवामी सा बंदा हूँ, मुझे आम जगहों पर रहना, आम दोस्तों में रहना, तो मुझे एक दरवेशी वाली लाइफ आप कह लें, जिस तरह की दरवेशी एक क्वालिटी लाइफ में हो सकती है। तो मुझे जो ख्वाहिशें मैंने की हैं अल्लाह ताला ने वो पूरी की हैं। मेरी हंसती मुस्कुराती फैमिली है,
बहन भाई हैं, दोस्त हैं, माशरे में छोटा मोटा मुकाम भी है, चाहने वाले हैं, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। मुझे हर खुशी मिली है।